नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कभी अरब स्प्रिंग में ऐसा हुआ था कि अरब वर्ल्ड के अंदर कुछ देश जो कि लगातार सत्ता में से थे, वहां के राष्ट्र अध्यक्षों को बदल दिया गया था जनता के आंदोलनों के द्वारा। हाल ही में ईरान के अंदर हुए प्रोटेस्ट से एक बार फिर लगने लगा है कि ईरान का असर अब धीरे धीरे पड़ोसी देशों में भी दिखेगा। कुछ समय पहले सीरिया आपने देखा, सत्ता परिवर्तन हुई, अब ईरान के अंदर की चर्चाएं चल रही हैं और ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसी ही हेडलाइंस निकल आती हैं। ट्रंप ने जब से वेनेजुएला के ऊपर अपना कारनामा किया है, तब से लग रहा है कि दुनिया में जितनी भी जगह एस्पिरेशंस थी कि सत्ताओं को पलट दिया जाए, वो सबसे रीसरफेस हो गई हैं और वो फिर से बाहर आने लगी हैं। और ऐसा होते हुए अगर ट्रंप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इसके असर तालिबान के अंदर भी देखने को मिलेंगे? अभी ईरान को लेकर तो अपडेट मैंने तुरंत डाला ही है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आप देखें। उसमें जिक्र इस बात का है कि अल्टीमेटली जो हमला होने वाला था वो रुक क्यों गया है, क्या उसके पीछे का कोई मसला है या ट्रंप अभी छुपम छुपाई खेल रहे हैं, उसको आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह चल रही है कि तालिबान के लीडर्स आपस में झगड़ रहे हैं। लीडर को डर है कि तालिबानी सत्ता गिर सकती है। लीडरों के झगड़ने की जो ये चर्चा है ना, ये आज हम आपके साथ चर्चा में लिए चल रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली तालिबानी शासन संकट में है, तालिबान सरवाइव करेगा या बिखर जाएगा, क्या अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान के खिलाफ झंडे उठा लेगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो अल्टीमेटली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। क्या कट्टरपंथ के खिलाफ जो आज ईरान में हो रहा है, आयतुल्ला खमनेई के खिलाफ जो कि ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को पनपा रहे हैं, वैसे ही तालिबान ने जो अखुंजदा के नेतृत्व में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अपनाया, क्या उसके खिलाफ जनता उतरने वाली है या फिर तालिबान के ही दो धड़े होने वाले हैं? इसकी जिक्र आज हम आपके साथ सेशन में किए चल रहे हैं। तो क्या इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान की तालिबान से इन दिनों बन नहीं रही है, या इसका अमेरिकी कनेक्शन है क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस चाहिए, या फिर तालिबानी आपस में ही झगड़ रहे हैं? सारी चर्चाएं आज के सेशन में सिलसिलेवार तरीके से करते चलते हैं, क्योंकि चर्चा फिलहाल इस तरह से है कि तालिबान में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। तालिबान क्या है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे बना, क्या इसका इतिहास है, ब्रीफ इंट्रो करेंगे और आज क्या स्थिति है वो मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर के हालात ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडराने लगा है, और तो और जो खींचतान है सत्ता के अंदर की वो सामने आने लगी है। बीबीसी ने हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक वायरल ऑडियो क्लिप का उन्होंने 100 लोगों से इंटरव्यू लेकर सत्यापन किया। यह बीबीसी की रिपोर्ट है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है। और उसने वहां पर एक ऑडियो क्लिप जो कि पिछले 1 साल से वायरल है, उसका सत्यापन गुपचुप तरीके से 100 तालिबानी लीडर्स से बिना पहचान बताए एक दूसरे की उसे रिपोर्ट किया है। और उस रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर निकल कर आई है कि तालिबान के अंदर अब 2 खेमे बन चुके हैं, एक काबुल खेमा, एक कंधार खेमा। कौन सा खेमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे और कौन सा खेमा अभी लीड पर चल रहा है वो समझेंगे। लेकिन हल्का सा तालिबान की हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री कुछ यूं है, कहते हैं, मतलब मैं आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूं, आपने कई बार हमारे पुराने सेशंस में भी इस जानकारी को डिस्कस किया है, फिर भी एक बार के लिए हम हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। जिक्र कुछ यूं है कि 1990 के अंदर सोवियत रूस अफगानिस्तान में अपना प्रभाव खत्म करके लौट रहा था। देखिए, अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो इतनी खास है कि यहां से पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा किया जा सकता है। 1991 तक सोवियत रूस, जो आज आप कजाकिस्तान, तिर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब देखते हैं, यहां तक सोवियत रूस हुआ करता था। पड़ोसी देश ही तो अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान तक पूरी तरह सोवियत रूस का प्रभाव हुआ करता था। जब भी अफगानिस्तान में कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता तो सोवियत रूस अपनी सेनाएं वही तजाकिस्तान, किर्गिस्तान टाइप से उठा करके अंदर भेज दिया करता था कि जाओ इनको सेटल करके आओ। तो अफगानिस्तान में पूरा रूसी प्रभाव हुआ करता था, सोवियत रूस का, सोवियत संघ का। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक तो तुम्हारे पास ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, उसके बावजूद भी तुम्हारा इंटरफेरेंस पड़ोसी देशों में भी है। अच्छा, एक और खास वजह थी, अफगानिस्तान को अगर मैप पर देखोगे तो ऊपर सोवियत रूस है और नीचे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पपेट था। तो असल में सोवियत रूस के लिए अफगानिस्तान एक बफर जोन की तरह काम करता था, और पाकिस्तान अमेरिकियों के लिए कि इसको हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेंगे। तब तक चीन इतनी बड़ी इनके लिए बड़ी टहड़क नहीं हुआ करता था 1990 तक। लेकिन अमेरिका बहुत मजबूत हो चला था और सोवियत रूस काफी कमजोर। और जब सोवियत रूस काफी कमजोर हुआ तो सोवियत रूस 1991 के अंदर 15 देशों में टूट गया था। उसके संकेत 1990 में मिलने लगे थे। सोवियत रूस की सेनाएं अमेरिका द्वारा
अफगानिस्तान की एक पश्तो कम्युनिटी जो पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती है, वहां के कुछ लड़ाकों को मोटिवेट करके सोवियत की सेनाओं को भगाने में दिखी थी। हुआ ये था कि तालिबान नामक जो संस्था है ना, जिसको आप सुनते हैं संगठन, ये असल में तालिब है। तालिब बोले तो शिक्षा प्राप्त किए हुए युवा, जिन्होंने छात्र नेता, जिन छात्र नेताओं ने अफगानिस्तान में सोवियत रूस को भगाया था, तो तालिब प्राप्त किए हुए लड़के तालिबान हैं। ये पहले वो छात्र हुआ करते थे जो अफगानिस्तान को स्वतंत्र कराना चाहते थे, सोवियत रूस के असर से दूर ले जाना चाहते थे। तो 1990 में इन्हीं छात्रों के आंदोलनों ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से सोवियत रूस से मुक्त कराया था। लेकिन इनके पास पैसा भेज कौन रहा था जो ये सोवियत रूस के साथ झगड़ लिए? तो चर्चा निकल कर आती है सभी सऊदी अरब का किया धरा है। सऊदी अरब किसके कहने पर कर रहा था? तो अमेरिका के कहने पर। तो धीरे धीरे पता चलता है कि ये पूरा खेल अमेरिका फैला रहा था। इसी सऊदी अरब के चलते जो ओसामा बिन लादेन है वो भी यही पहुंचा था सऊदी से निकल करके। तो असल मायने में अमेरिका खुद अफगानिस्तान में अपनी तरफ से तालिबान को प्रमोट किया जा रहा था। हाई एंड टेक्नोलॉजी के वेपन की ट्रेनिंग देना, पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दिलवाना, बॉर्डर एरियाज में ट्रेनिंग दिलवाना, ये सब चल रहा था। खैर सोवियत रूस तो वापस हो गया क्योंकि उसकी तो हालत खराब थी। लेकिन जिन्हें ट्रेन करके बिठा दिया गया था, अब वो यहां पर अफगानिस्तान में सत्ता बनाने का मन देखने लगे। अफगानिस्तान में उन्होंने सत्ताएं भी बनाना शुरू करी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग से उनको पैसा मिल नहीं रहा था। आज अफगानिस्तान की दिक्कत क्या हो रही है? आज अफगानिस्तान के पास सब कुछ है, वही की सब आतंकी जो कभी हुआ करते थे, करोड़ों रुपए के आतंकी, लेकिन धंधा तो बना ही नहीं पा रहे। एक्सपर्टाइज तो उनकी बम फोड़ने में है दूसरों के साथ लड़ने में है। लड़े किससे? कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में उस समय इंटरेस्ट लेना बंद हुआ, तो आतंकियों ने इनकी ट्रेनिंग को यूज किया। अलकायदा पनपने लगा। अलकायदा ने जो ज्ञान लिया था सऊदी मतलब सोवियत रूस ने, वही ज्ञान उनको दिया और कहा कि सुनो, तुम ये जो हमारे खिलाफ किए थे, जाओ बेटा शू और जाकर के अमेरिका पर बम फोड़ कर। और हुआ भी ही, 9/11 हो जाता है। मतलब मुश्किल से 10 साल लगता है, सारा की सारा दिशा बदल दी जाती है। अलकायदा ने जाकर के अमेरिका पर ही बम फोड़ दिया। अमेरिका हैरान कि जिन्हें मैंने ट्रेनिंग दी, जिन्हें मैंने तैयार किया, वो मुझ पर ही आकर बम फोड़ गए। इसके बाद अमेरिका परेशान कि बेटा तुम रुको, हम तुम्हें बताते हैं, हम खत्म करने आएंगे अफगानिस्तान में तालिबान को और अलकायदा को। अमेरिका पूरी नाटो फोर्सेस लेकर के, यूएन की परमिशन लेकर के और बम फोड़ने चला आता है कि अब तो मैं अफगानिस्तान के अंदर कोने कोने में छिपे तालिबानियों को मार दूंगा। अफगानिस्तान की जो संरचना है वो बड़ी विचित्र है। पूरी तरह से पर्वत ही पर्वत बने हुए हैं वहां पर। तो वहां पर तालिबानी बम फोड़ते, पर्वतों के नीचे जाके छुप जाते। उन्होंने वहां टनलें बना रखी थी, बहुत सारी सुरंगें बना रखी थी। अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। 20 साल माथापच्ची के बाद 2021 में अमेरिका हाथ जोड़ लिया 15 अगस्त के दिन, भैया अब मैं निकलूंगा यहां से, क्योंकि हम तुमको नहीं हरा पाए। तालिबान ने अमेरिकियों को हटा दिया। और तालिबान असल मायने में चल क्यों पाया था? क्योंकि ट्रेनिंग भी अमेरिका से लिया हुआ था, पहले से चला आ रहा था अमेरिकी वेपन से, पाकिस्तानी सपोर्ट से। क्योंकि पहले अमेरिका पाकिस्तान के वाया ही तो हेल्प भेजता था, तो इनके तो पुराने रूट्स थे, इन्हें सारे तरीके पता थे। इस बीच में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान फिर से काबिज हो जाता है। अब जो तालिबान है, इस तालिबान में फिलहाल 2 फैक्शन बने हुए हैं। फैक्शन से मतलब यह है कि इसको ऐसे समझिए कि चला कौन कौन लोग रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ना सीधा लेकर चलता हूं ये तस्वीरों से ऊपर एक फ्लो चार्ट पर, आप इसे देखें। तो यहां पर फिलहाल ना की लीडर्स में सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति है मौलवी हिबातुल्लाह अखुनजदा। ये अखुनजदा नाम का जो व्यक्ति है ना, ये फिलहाल तालिबान का सुप्रीम लीडर है। जैसे खमनेई है ना ईरान में, ऐसे ही इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम दिया है इस्लाम को प्रवर्तित करने के लिए, उनका सुप्रीम लीडर ये है अखुनजदा। अखुनजदा के नीचे उसकी अंतरिम सरकार के अंदर लोग हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर। ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है बरादर, जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये तालिबान का संस्थापक सदस्य है। लेकिन अखुनजदा ने इसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और प्राइम मिनिस्टर बनाया मुल्ला हसन अखुंद को। इसके बाद में एक और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जिसका नाम है सलाम हनाफी। तो एक प्रकार से तालिबान के संस्थापक सदस्य को भी अखुनजदा ने खुद से इतना नीचे रखा। अब ये महाशय कौन है? अखुनजदा एक मौलवी है जो लंबे समय तक इस्लाम की शिक्षा देते रहे मदरसों में, और बाद में अपने द्वारा जो भी तालिबान एक्ट करता था ना अमेरिकियों के खिलाफ, जितने भी साल के संघर्ष में, उन्हें ये मदरसों से फतवे जारी करके सही ठहराते थे कि बहुत बढ़िया किया तालिबान ने ऐसा किया, बहुत बढ़िया किया अमेरिका के खिलाफ ऐसा हुआ। और इनकी तस्वीर नहीं है कहीं भी। ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, कहते हैं कुल मिलाकर इनकी 2 ही तस्वीरें हैं अब तक मार्केट के अंदर उपलब्ध। अब ये कल्पना में ही है कि कौन व्यक्ति है जो बैठ करके वहां से आदेश देता है, नहीं पता। ये टीवी से घृणा करते हैं, टीवी पर नहीं आना चाहते। ये बिल्कुल इस्लामिक कट्टरपंथ को बिलीव करते हैं कि टीवी पर होना ही नहीं चाहिए, म्यूजिक होना ही नहीं चाहिए, इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए, महिलाओं की शिक्षा होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल उस तरह से एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। इन्हें
अपने से अलग रखने के लिए, मतलब इन्होंने अपने आप को इतना ऊपर सेट किया हुआ है और बोले हम अपने तरीके से रीति रिवाज से चलेंगे। पर सारा गेम केवल धर्म से नहीं चलेगा, इसके लिए इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है और उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में इन्होंने मिनिस्टर्स रखे हैं। ये वो मिनिस्टर्स हैं जिनमें से शायद मुत्तकी को तो आपने देखा भी होगा, विदेश मंत्री हैं इनके, भारत भी आए थे। ऐसे ही इनके पास एक सिराजुद्दीन हक्कानी भी है। इन भाई साहब की भी तस्वीरें बहुत ही कम उपलब्ध हुआ करती थी 2021 से पहले, और इनकी आजकल तस्वीरें खूब हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन पर 1 करोड़ रुपए का अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। ये इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं। अब समझिए, देखिए चलाने वाले तो हो गए ये लोग और ये हो गए मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को इन्होंने अलग शहर में बसा कर रखा है। अब मतलब यहां पर चलता क्या है, यहां पर चलता कुछ इस प्रकार से कि सुप्रीम लीडरशिप जो है ना, वो इनके कंधार में बैठती है, जिसके अंदर सुप्रीम लीडर आमिर अल मिनिस्टर्स अखुनजदा विराजमान होते हैं। तो अफगानिस्तान के 2 शहर, एक कंधार और एक काबुल। तो काबुल में तो बैठती है मिनिस्ट्री जो काम करवाती है, और कंधार में बैठते हैं सुप्रीम लीडर, और सुप्रीम लीडर को ही सबसे ऊपर माना गया है। उनके आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। इस्लामिक एमिरेट बना अखुनजदा के कारण है और वही कंधार में विराजते हैं, और कंधार में उनके साथ में रहबारी शूरा भी उपस्थित होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। काबुल के अंदर इनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये लोग बैठा करते हैं। जुडिशियल मिनिस्टर्स भी इनके पास काबुल में बैठा करते हैं। अब सुनिए कलेश कहां आ रहा है। कलेश है काबुल वर्सेस कंधार में। एक वो लोग हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं और एक वो लोग हैं जो आदेश बनाते हैं। आदेश बनाने वाले लोगों में है अखुनजदा। अखुनजदा सुप्रीम लीडर जस्ट लाइक खमनेई, और दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए सिराजुद्दीन हक्कानी। जनता ने किसी को नहीं चुना, लेकिन हक्कानी जो है ना, वो इस समय अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। और ये जो लोकप्रिय नेता हैं, इनकी लोकप्रियता का कारण इंटरनेट है। आजकल ये 2021 के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हुए। इनके इंटरव्यूज वैश्विक मीडिया में छपने लगे। काबुल के अंदर लोग इन्हें देखना शुरू किए। धीरे धीरे अफगानिस्तान में इनका चेहरा, इनका बोलने का अंदाज जब पसंद आने लगा, तो बहुत सारा यूथ इनसे कनेक्ट करने लगा। यानी कि काबुल, मतलब अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी जो हैं ये लोकप्रिय होने लगे। और जो दिखते नहीं थे, अच्छा ऐसे ही नहीं कि साहब दिखते तो बहुत सारे, मुत्तकी भी दिखता है, फिर हक्कानी क्यों है हिट हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनो। हक्कानी ने पहले अमेरिका के समय पर, जब अमेरिका था, तो कई बम फोड़े थे। मतलब इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने अमेरिका के खिलाफ इतना माहौल बना के रखा हो, एक बार दूतावास के सामने गोला फोड़ दिया, 90 लोगों की जान चली गई, तो इसको ऐसे लीडर माना जाता है कि डरा नहीं, इसने ये कर दिया और वो कर दिया टाइप से, वैसा हीरो आदमी है। तो अब क्या है, तो अब आप समझिए कि जो अखुनजदा हैं, उनके साथ में 3 लोग, मतलब उनके अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस, मोहम्मद हसन अखुंद, और दूसरा शिक्षा मंत्री, ये तो 3 रहते हैं उनके पक्ष में कंधार गुट में। और उनके अपोजिशन में अब्दुल गनी बरादर, मोहम्मद याकूब मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी एक तरह से गृह मंत्री हैं। ये जो लोग हैं ना, ये काबुल गुट के अंदर अब अपने आप को सेटल कर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि इन लोगों के बारे में कि गुट बन चुके हैं, ये खबर बाहर नहीं आती। खबर आती है एक ऑडियो क्लिप से, एक ऑडियो क्लिप जिसमें अखुनजदा मदरसे में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे, तालिबान खत्म हो जाएगा। यह ऑडियो क्लिप जब बाहर आती है तो ये पहले तो यूं ही चल रही होती है, किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया होता, मैसेज था चला गया। लेकिन इस खबर को धीरे धीरे लोग एडमिट करने लगे कि ये सच है। तालिबान के अंदर 2 धड़े बन गए हैं और वो 2 धड़े एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीबीसी इस बात की पड़ताल करने निकली, उसने तालिबान के नेताओं को पकड़ा। हालांकि वो अखबार के, मीडिया के विरोध में रहते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो उन्हें नया शौक चढ़ा है, तो बीबीसी गई, उनसे इंडिविजुअल इंटरव्यूज लिए गए, और इंटरव्यूज में उन्होंने कबूला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमारा नाम मत छापना, मामला गड़बड़ाया हुआ है। तो खबर निकल कर आती है कि अफगानिस्तान में 2 धड़े बन चुके हैं, एक कंधार जो कि अखुनजदा का है, और काबुल जो कि हक्कानी का है, जो चला रहा है। ठीक है साहब, इनके अंदर और घुसा गया तो जानकारी फिर कुछ और निकल कर आई, और वो जानकारी पहुंचती है कि ये बात सरफेस कब हुई। बोले हुआ ये कि अखुनजदा कई बार से ये कह रहे थे कि कुछ तो हम लोगों के बीच में लोग ऐसे हैं जो मेरे आदेश को मानना नहीं चाहते। लेकिन पता कैसे चला कि मानना नहीं चाहते? तो एक बार क्या किया, अखुनजदा ने सितंबर 29, 2025 को एकदम आदेश दिया कि आज से अफगानिस्तान के मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी सब बंद हो जाएंगे। बिल्कुल साहब, भाषण दे दिया इन्होंने सितंबर 25, सितंबर 29 को इन्होंने भाषण दिया। अफगानिस्तान में रातों रात सारे इंटरनेट शटडाउन हो गए, टीवी बंद हो गए, मोबाइल फोन ऑफ हो गए। अच्छा साहब, अब बैठे हुए काबुल के लोगों को यह नहीं पता था। काबुल को अगर कोई फैसला लेना होता था तो वो कंधार में बैठे अखुनजदा से लेना होता था कि साहब हमको कुछ ऐसे फैसले लेने हैं। लेकिन
अखुनजदा को कोई फैसला लेना है तो वो काबुल से नहीं पूछेगा। उन्होंने फैसला का फरमान जारी कर दिया। काबुल इस बात से नाराज हो गया कि यार ये क्या मतलब है, हम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, मोबाइल पे लोग हमें सुन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान की इमेज बन रही है, लोग हमें प्रोग्रेसिव काउंट कर रहे हैं, आप इंटरनेट ही बंद कर दे रहे हो, कम से कम पूछ तो लेते। भाई साहब यहां दोनों के बीच में सरफुटौवल होता है। परिणाम यह निकलता है कि मात्र 2.5 दिन के भीतर भीतर इंटरनेट बहाल हो जाता है। 48 घंटे के अंदर तो काबुल में या फिर पूरे अफगानिस्तान में वापस इंटरनेट आ जाता है। लेकिन किसी ने नहीं बताया किसके प्रभाव से आया, किसने क्या कलेश किया, क्या कहानी हुई, बस इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आ गया, उसके बाद में फिर कहानी बाहर निकल के आना शुरू हुई कि मतभेद असल में विचारों का था और उस विचारों के मतभेद ने अफगानिस्तान में दो धड़े खड़े कर दिए। अब इन दोनों धड़ों में जो कॉमन पॉइंट है वो ये कि अखुनजदा वाला जो खेमा है ना, वो कैमरा प्रेमी नहीं है, वो इंटरनेट को, संगीत को, म्यूजिक को, टीवी को बिल्कुल खिलाफ मानता है। लेकिन काबुल वाला खेमा पहले माना यही करता था, लेकिन आजकल उन्हें जो नया सेलिब्रिटी स्टेटस मिला है, लोग आकर सेल्फी जो ले रहे हैं, उससे वो मोटिवेटेड हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं। पहले लोग कहते थे मारो इनको, और अब आजकल लोग कहते हैं आओ बिठाओ इनको, इनसे पूछो क्या सोचते हैं ये लोग। तो ऐसे में उनको जो अचानक इज्जत मिली ना, वो इज्जत संभाल नहीं पाए। इनसे इन दोनों के धड़ों में हो गया मतभेद। मतभेद के पीछे महिला शिक्षा भी एक बड़ा कारण निकल कर आया। महिला शिक्षा की क्या कहानी है? असल में अफगानिस्तान के अंदर लगभग 2 करोड़ महिलाएं पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन महिलाओं को अखुनजदा ने 10वीं की पढ़ाई मना करा दी। बोले नहीं, महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इससे इनके एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन भाई साहब ने बयान दे दिया कि हमारे यहां पर हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है। तालिबान के मिनिस्टर थे, आज से 11 महीने पहले। इनका नाम था मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई। इन्होंने बयान दे दिया कि महिलाओं को पढ़ने, मतलब हमारी आधी आबादी को पढ़ने से रोका जा रहा है। इसे अखुनजदा के खिलाफ एक फरमान माना गया। भाई साहब उस दिन से गायब है ये आदमी, देश छोड़ के फरार है, अब तक नहीं पता कहां रहता है, क्योंकि इस बयान के बाद इसे समझ में आ गया था कि अब होने वाला है सरकलम। ऐसे में ये गायब है। तो कुल मिलाकर अब अफगानिस्तान के अंदर जो दो धड़े बने हैं तालिबान के, एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहता है, एक रिग्रेसिव तरीके से। और रिग्रेसिव तरीके वालों के पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए वो मारे जा रहे हैं, उनकी बात बाहर तक नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि आप दोनों को दोनों की राइवलरी का हल्का फुल्का अंदाजा हो गया होगा। हक्कानी यहां पर ज्यादा पावरफुल है, ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है पाकिस्तान की किस पे ज्यादा चलती है। देखो पाकिस्तान मौका परस्त है, पैसा फेंकेगा अमेरिका का और वो इन दोनों के बीच में और बढ़िया लड़ाई करवाएगा। ये खबर पाकिस्तान के लिए बढ़िया खबर में से एक मानी जा सकती है, क्योंकि वो इन दोनों को लड़ाने में बढ़िया यूज मिलेगा। हक्कानी जो है ना, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहता है, तो वो चाहेगा कि मैं हर तरीके के लाभ ले सकूं। लाभ से मतलब पाकिस्तानियों से लाभ ले लूं, व्यापार के, इन्वेस्टमेंट के, विदेशी संबंधों के। तो वो इस कनेक्ट का कि चीनियों से संबंध कैसे बेहतर करे, तो हक्कानी उनके नजदीक पहुंचेगा। पाकिस्तान भी उसका लाभ लेगा कि सुन भाई, अगर तेरे को हिट चाहिए तो मुझे तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में एक प्रकार का इस बात को पॉजिटिव संदेश कंसीडर किया जा रहा है कि अगर ये लड़ रहे हैं तो बढ़िया है। बात की जाए अमेरिका कैसे लेगा, देखो ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उलझ रहे थे। अमेरिका तो पहले ही उम्मीद लगाकर बैठा था कि उन्हें बगराम एयरबेस मिल जाएगा। बगराम एयरबेस अमेरिका अपना सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में एयरबेस मानता था जो अफगानिस्तान में था, लेकिन उसे छोड़कर जाना पड़ा। ट्रंप चाहते हैं कि वो उसे वापस लें, क्योंकि बगराम एयरबेस से उनको दोनों जगह, चाहे रूस हो फिर चाहे चाइना हो, बहुत नजदीक पड़ते हैं। ये बोल भी चुके हैं कि हम लेने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों को लड़ाने में वाया पाकिस्तान ये तरीका चला जा रहा हो कि फूट डालो और राज करो। है तो अंग्रेज ही ना, तो निकल के तो गए तो यूरोप से ही थे ये लोग। तो ऐसे में ये भी एक संभावना बताई जा रही है। अब खैर जो भी है, राजनीति के अंदर तमाम तरीके हथकंडे वर्चस्व की लड़ाई के लिए किए जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए। उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाने में हम थोड़ा बहुत कामयाब हुए हों। हालांकि एक अपडेट मैं इसमें देना चाहूंगा कि इनके बीच में राइवलरी की ये खबर पहली नहीं, मल्टीपल टाइम आ चुकी है। 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर साल आती है कि तालिबान के अंदर दो धड़े बन चुके हैं। इसलिए एकदम पजेसिव मत हो जाना कि पता नहीं अब तो क्या ही होगा। चलता आ रहा है, राज जब होते हैं तो धड़ों की बातें होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाइए, बेहतरीन पुस्तकें वहां पर से ऑर्डर करिए। कंटेंट अप टू डेट है, मेरे हैंड रिटन नोट्स वहां उपलब्ध हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कोर्सेज वहां उपलब्ध हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस तैयारी करना फाउंडेशन लेवल पर, तो मेरे कोर्सेज को जाकर एक्सेस करिए। जो पढ़ाया गया है उन नोट्सों को घर बैठे ऑर्डर करिए और बढ़िया से ज्ञान अर्जित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।